सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं के साथ साथ रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। नेहा, क्या बात है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? हम इतना हाँ, इसके पीछे वो वाला वो गीत वाला जो है ना, वो लाइन नहीं है ना जिसको छुपा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं है ना। ये हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ सोचते रहते हैं हम पूरे टाइम। ऐसा सोचते कि अगर ये हो जाता तो कैसा लगता, वो होता तो कैसा लगता है, सोच सोच के हम मुस्कुराते रहते हैं। कितनी अच्छी बात है श्रोताओं कि ये बिल्कुल मतलब ये मान के चलती हैं कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। और सच बात यह है कि अगर हम यही मान कर चलें कि ये होगा वो होगा, उसके साथ ये भी सोचें कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तभी मुस्कुराती है ये नेहा। और वैसे भी ना जो चीजें होने वाली है वो हमारे बस में तो है नहीं, तो अभी से उसके लिए दुखी होने की बजाय अगर दुखी होने का टाइम आएगा तब दुखी हो लेंगे। अभी से क्यों दुखी होना? सही बात है। ऐसा हो सकता है कि वो पूरा लम्हा जो है वो बिना दुखी हुए निकल जाए, तो वो जब निकल जाएगा तब हमें बड़ा ये अफसोस होगा कि अरे हमने पता गलती कर दी पहले दुखी होके। तो आज जो है हम, हालांकि ये मत सोचिएगा कि हम इस पर बात करने वाले हैं, बात तो कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि बचत है या कंजूसी है। ये तो बहुत जरूरी बात है, जो जरूरी बात है। और साथ ही हम सखी विशेष में आज बात करने वाले हैं वीरांगना बसंती देवी की। और जैसे कि आज बुधवार है तो नेत्री के एक अंक लेकर हम आए हैं, जिसमें सूरत गुजरात से लोकसभा सांसद दर्शना विक्रम जरदोश से साइना एनसी की बातचीत भी सुनवाने वाले हैं। एक बात है, एक प्रश्न हम छोड़ने वाले हैं कि कौन सा ऐसा वक्त है जब हम कोई काम नहीं कर सकते? तो हमारे श्रोता बताएंगे कि वो कौन सा वक्त है हम जब इस बारे में सोच रहे हैं। और इस वक्त के बारे में सोच सोच के अब गम नहीं आ रही है, हंसी नहीं आ रही है, अब तो ऐसा कह सकते हैं कि सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, खो गए हैं। और ज्यादा मत खो, क्योंकि थोड़ा जोश में भर जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिनके काम आज भी हम सुनते हैं तो लगता है कि कैसे किया था उन्होंने। और नेहा, कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि हम जितना सोचते हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत जज्बात उनके ऐसे थे, फिर भी शायद उस तरह से हम नहीं सोच सकते जिस जज्बे के साथ उन्होंने ये सारे काम किए, है ना? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, चुनौती थी। उस वक्त आप इसी तरह से, जैसे अभी हम छोटी छोटी चीजें हैं ना जिन्हें हम ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सा काम है, लेकिन उस वक्त उसके लिए एक लंबा संघर्ष था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई थी, किस तरह से वहां तक पहुंचा जाए। क्योंकि सच बात है कि जो आजाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं और जिस तरह से आज़ादी से रह रहे हैं और जितनी शिकायतें कर रहे हैं, वो उस वक्त शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे तुम अभी सोचने की बात कर रही हो, उस समय इस तरह से हम सोच भी नहीं सकते थे, अगर सोचते भी तो मुस्कुरा नहीं सकते थे। बिल्कुल। और उस वक्त जो हमारे साथी थी, जो भी बहुत जो उन्होंने कितना कुछ सोचा हमारे लिए और आगे बढ़ी, इसी वजह से हमें भी ये बल मिलता है। और ऐसी एक साथी की बात हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल, उनके साहस और दृढ़ता को देखकर, सच बात तुमने जैसे कहा कि हमें आज भी बल मिलता है। और एक दौर था जब गांधी जी के नेतृत्व में देशवासियों ने अलग अलग जगह आंदोलन किए, हमारे सभी दोस्त जानते हैं। और ऐसा ही एक आंदोलन था जहां सभी ने अंग्रेजी वस्त्रों को छोड़कर खादी पहनना शुरू किया। और हम जैसे कि आज बसंती देवी जी की जो बात कर रहे हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा थी। पहले वो अपने पति के साथ इसमें भाग लिया करती थी, और फिर जब उनके पति नहीं रहे तब भी वो सक्रिय रूप से हर आंदोलन में अपना योगदान देती ही रहीं। बिल्कुल। 23 मार्च 1880 के दिन असम के एक बड़े जमींदार बरदनाथ हल्दर के घर पर उनका जन्म हुआ। और वो जमाना भी अंग्रेजी हुकूमत का ही था, लेकिन उनके पिता की एक अच्छी स्थिति थी, इसके कारण उन्हें शिक्षा में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने कलकत्ता के लॉरेटो हाउस में पढ़ाई की। और जब सिर्फ 17 साल की थी तो उनकी शादी हो गई चितरंजन दास जी से, और उनके 3 बच्चे भी हुए। पति के साथ साथ ही बसंती देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा। बिल्कुल सही बात है। और 23 मार्च जो क्रांति दिवस कहना चाहिए, शहीद दिवस है, तो 23 मार्च ऐसे आता है तो लगता है कि कुछ हो रहा है, और वो जोश और खून जैसे कहते हैं ना, गर्म सा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही इनका भी जज्बा था। पति के साथ ही वो खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बनी, और उस दौरान नागपुर में हुए अधिवेशन में भी सबसे आगे की पंक्ति में वो शामिल हुई। दास बहनों सुनीता देवी और उर्मिला देवी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में अन्य महिलाओं को शामिल करने
और फिर उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण देने का उन्होंने केंद्र बनाया और जिसका नाम पता है उन्होंने रखा नारी कर्म मंदिर। वाह। असहयोग आंदोलन के दौरान जब बात चली कि विदेशी वस्त्रों और सामानों को त्याग कर देश की वस्तुओं को हम अपनाएंगे, जी। तो इस दौरान ऐसा होता था कि 5 स्वयंसेवकों के छोटे-छोटे समूह बना देते थे और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो कलकत्ता की सड़कों पर खादी का सामान बेचेंगे और लोगों तक देशी सामान पहुंचाएंगे। जी हाँ। और स्थानीय आंदोलनों के प्रमुख थे चितरंजन दास जी, तो इसलिए उन्होंने इन समूहों का निर्माण किया और नेतृत्व का भार भी अलग-अलग लोगों को सौंपा, जिसमें से इन्होंने अपनी पत्नी बसंती देवी को भी एक समूह के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी थी। दे दी। मतलब अलग-अलग समूहों को इसलिए दिया गया ताकि वो सफल हो सकें, उसको सफल बनाया जाए। और अभी जैसे हम लोग शुरू से ही ये बात कर रहे हैं ना कि जैसे इस समय बड़ा आसान सा लग रहा है बात करना कि अच्छा ठीक है समूह बना दिया, खादी वस्त्र बेच रहे हैं लोग, लेकिन इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत जोखिम भरा था। ऐसा करते समय पकड़े जाने का, किसी को भी गिरफ्तार होने का डर रहता था और एक साथ साथ उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था। फिर ढेर मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। उनको बहुत तंग भी किया जाता था। चितरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और सुभाष चंद्र बोस बसंती देवी को अपनी दत्तक माँ मानते थे। तो उन्होंने बसंती देवी को इन बातों से अवगत करवाते हुए जाने के लिए मना भी किया। लेकिन इसके बावजूद बिना डरे बसंती देवी अपने समूह के साथ सड़कों पर निकली और वही हुआ जिसकी आशंका थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आधी रात में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तो इतनी जल्दी रिहाई का जो बात है वो इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त जेल में जगह नहीं थी। क्रांतिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दे देकर जेल भर चुकी थी, तो इसलिए उनके पास जगह नहीं थी रखने की, इसलिए उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इससे आंदोलन को बल मिला और इस वजह से ब्रिटिश शासन को लेकर लोगों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा और वो भी क्रांति में आने के लिए, आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार होने लगे। और ये बात भी एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी जरूरी रह गई। जरूरी तो होती है क्योंकि इस तरीके से जब हवा आती है ना तो सभी को आंदोलित कर जाती है। दूसरी ओर गिरफ्तारी और रिहाई के बाद ही बसंती देवी के जोश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनका उत्साह और बढ़ गया, दुगना जोश हो गया और उसके साथ वो स्वतंत्रता संग्राम में जुट गई। चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। बसंती देवी चुप नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने अपने पति के शुरू किए हुए साप्ताहिक प्रकाशन बांग्लार कौथा का दामोदर पूरा जो दारोमदार था वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली और 1921-1922 में उन्होंने बंगाल में आंदोलनों का पूरा नेतृत्व भार संभाल लिया। चटगांव में उनके भाषण ने लोगों के बीच आंदोलन को लेकर एक अलग समझ पैदा की, लोगों को कहना चाहिए जागृत कर दिया उन्होंने। और बसंती देवी की बातों ने लोगों पर ऐसा असर डाला कि आंदोलन में जमीनी स्तर पर जो लोग थे वो भी आंदोलन में जुट गए और वो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और उन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में तो हिस्सा लिया ही, साथ ही जब उनके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद भी वह सक्रिय रूप से इन आंदोलनों का हिस्सा बनी रही। उनके साहस और वीरता को उस दौर में सभी सराहा करते थे और उन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका में कई क्रांतिकारियों को भी स्थान दिया। अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी कविताओं को भी छापा, जिसे उस दौर के मशहूर कवि काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था। और बसंती देवी ने जो ये कदम उठाए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, इससे आंदोलन को भी काफी बल मिला और बातें ज्यादा लोगों तक पहुंची। और जैसे काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो खैर मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व थे, गायक भी थे, बांसुरी भी बजाते थे। उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, यानी विद्रोही कवि के रूप में वो जाने जाते थे, है ना, क्योंकि इसीलिए प्रतिबंध लगा था। उन्होंने हम लोग जो बसंती देवी जी की बात कर रहे हैं उनकी अगर बात करें तो वो जरूरतमंद माओं की मदद के लिए चितरंजन सेवा सदन की स्थापना की और कोलकाता में सम्मान पूर्वक उनके नाम पर एक महिला कॉलेज स्थापित किया गया। फिर 1973 में उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 7 मई 1974 में 94 साल की उम्र में बसंती देवी ने इस दुनिया से विदाई ली। और उस दौर में महिलाओं की ऐसी वीरता भरी गाथा, जैसे तुम बार बार कह रहे हैं हम लोग ना कि एक साहस, उत्साह, वीरता भर देती है और लगता है कि क्या जज्बा था उनका, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। बिल्कुल। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और ज़माना कहता है,
कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपनी दिल की, कुछ और जमाना कहता है। अच्छा ही किया, ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे, निभती है यहाँ दिल से दिल की, कुछ और जमाना कहता है। सच्चाई, इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, वो रहमा करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है, पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। गो बस्ती है इंसानों की, इंसानों मगर ढूंढे ना मिला, इंसान मगर ढूंढे ना मिला। पत्थर के बूटों से क्या कीजे, पत्थर के बूटों से क्या कीजे, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। तो जैसे कि बातें हुई रेणु जी, जमाना कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिसको जो करना है वो अगर करता जाए, आगे बढ़ता जाए, मतलब अच्छी चीजें। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और हम जो बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं हमारे श्रोता कि हम अच्छी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ संकल्प लिया है किसी अच्छे कर्म का, तो उसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो ये बात बिल्कुल सच है, अच्छे काम के लिए जब हम बढ़ते हैं तो बिल्कुल। तो इस तरह से जब भी हम कोई सोच रखते हैं अपने मन में कि हमें ये काम करना चाहिए, या इस काम को हम करें या ना करें, ऐसा भी अगर हम सोचते हैं तो हमें उस बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम कंजूसी और बचत के बारे में बात तो करने वाले हैं, लेकिन बात में तो कंजूसी नहीं होगी ना। बातों में कंजूसी नहीं होगी, लेकिन पहले हम साइना जी से दर्शना जी की बातचीत सुनवा देते हैं। जी हाँ, दर्शना विक्रम जरदोश जो है वो लोकसभा में सूरत गुजरात से सांसद है। तो सुनते हैं कार्यक्रम नेत्री। कहा जाता है कि एक नारी के बिना दुनिया की हर काम अधूरे होते हैं। नारी सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है, जो ना सिर्फ कुल आगे बढ़ाती है बल्कि समाज से बुराइयों को खत्म करने की क्षमता रखती है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है दर्शना विक्रम जरदोश, जो कि सूरत गुजरात से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने से पहले उनके जीवन के अब तक के सफर की एक झलक। दर्शना जरदोश एक राजनीतिज्ञ हैं जो लोकसभा सदस्य के रूप में सूरत गुजरात का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1988 से।
2014 में दर्शना जरदोश मतों के ऐतिहासिक अंतर से 16वीं लोकसभा के लिए चुनकर आईं। 2019 में भी भारी मतों के साथ 17वीं लोकसभा के लिए विजयी हुईं। दर्शना जरदोश का जन्म 21 जनवरी 1961 में सूरत, गुजरात में हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सूरत, गुजरात से प्राप्त की। साथ ही NIIT राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से की। दर्शना जरदोश एक अच्छी नृत्यांगना और फोटोग्राफर भी हैं। इन्होंने अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाया है। और भी कई सारी बातें हैं जो दुनिया को बताना है, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी यात्रा के कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार दर्शना बेन। नमस्कार। सबसे पहले तो बचपन के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके बचपन में आपने पढ़ाई खूब की, कंप्यूटर साइंस भी किया, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज। आप राजनीति में क्यों आए? मैं एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की हूँ। बचपन से हम लोगों को बेटों की तरह ही पाला। हम कजिन सिस्टर्स 5 थे और हमारे बीच में एक ही ब्रदर था। फिर भी हम पापा ने हम लोगों को बचपन से छोटे छोटे कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने के लिए भेजे और वहाँ पे जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह करते थे उसमें हमें पॉकेट मनी मिल जाती थी। तो स्कूल से मेरा कैरियर बहुत अच्छा रहा। GS भी रही, कॉलेज में गई, वहाँ भी ये लीडरशिप वाले मेरे जो गुण हैं वो थे। लेकिन राजनीति में आने का कुछ सोचा नहीं था। लेकिन लव मैरिज के बाद जब मेरी माँ जो एक महिला बैंक चला रही थी उसमें कुछ अन्याय हुआ। हाँ। और वहीं से मेरा सफर राजनीतिक शुरू हुआ। तो आपने किया बीकॉम, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फिर कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स किया और उसके बाद राजनीति। उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटी की, जैसे फोटोग्राफी के साथ डांसिंग भी किया, भरतनाट्यम किया, विशारद किया। तो जो सांस्कृतिक जो भी मतलब गतिविधियां थी तो वो बचपन से स्कूल से सीख कर आए थे। और वहाँ से जो स्कूल में पढ़ी थी, को एजुकेशन वाली स्कूल थी, कॉमर्स कॉलेज गई, वहाँ स्कूटर सबसे पहले चलाने वाली सब लड़कियाँ हमारे घर से थी। तो ये मेरा बचपन का ब्रॉटअप बहुत अच्छा रहा। पापा ने बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद में जब मैंने लव मैरिज के लिए उनको पूछा तब भी उन्होंने बोला कि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और उसके बाद शादी करना। तो जहां मेरी शादी हुई वहां लॉयर फैमिली थी, लेकिन वो लोग जो उनके फोर्थ फादर वगैरह जो थे वो जरदोश मतलब जरदोशी काम करने वाले। अच्छा। तो ओबीसी कम्युनिटी के थे और मैं अनाविल ब्राह्मण की लड़की थी, तो थोड़ी शादी में ये हुआ। हाँ। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा आज मुझे हुआ शादी के बाद। जैसे बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ के घर, पापा के घर और शादी के बाद ससुराल, तो दोनों का जो एडवांटेज मिलता है वो मुझे मिला। जैसे देसाई कम्युनिटी में मोरारजी भाई देसाई जहाँ सूरत से लड़ते थे, तो मेरी माँ के दूर के रिलेटिव थे और वो जब चुनाव लड़ने जाते थे तो छोटा सा उसको श्रीफल देने जाते थे। और वहां का भी मेरा एक फोटो होगा कि जहां मेरे लैब पर कैमरा है। और वहीं से जो इतना ही हम लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरी माता पिता ने खादी पहनकर ₹1.25 में शादी की थी, तो वो बहुत गांधीवादी विचार वाले थे। तो उसी के संस्कार आगे बढ़ते गए। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में जहां मैं गई वहाँ पे भी उन्होंने कोई अहमदाबादी दर्जी थे लेकिन दर्जी का काम नहीं किया था। लेकिन आज वो कम्युनिटीज है, दर्जी कम्युनिटीज है, सबसे पहले महिला सांसद और उनको मिनिस्टर बनाया गया। और ब्राह्मण और ओबीसी ये कॉम्बिनेशन उन दिनों क्या बहुत रेजिस्टेंस था? हाँ था, क्योंकि मैं परिवार की बड़ी लड़की थी तो कजिन सिस्टर्स की शादियां भी बाकी थी, तो थोड़ा कुछ हुआ। लेकिन उनका जो उनके घर का माहौल था, एजुकेशन का, उनके प्रति जो व्यवहार था, उनका जो मेरे जिस तरह से मैंने सोचा, जो सच में अनाविल कम्युनिटी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उससे ज़्यादा मुझे ब्रॉड माइंड वाला मुझे ससुराल मिला, जहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे, जो मेरे शौक के हिसाब से मुझे आगे जाने दिया उन लोगों ने। राजनीति कैसे आया? मेरी माँ ने एक बैंक शुरू की थी और बैंक में कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ झगड़ा हुआ
हुआ और वहां से मेरी सफर शुरू हुई। जहां हमारे सांसद थे तो मैं मेरे वार्ड से शुरुआत की, जहां मैं थी वहां से मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो आप वार्ड से आगे बढ़ी, फिर महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी शहर की, फिर मैं अनकॉन्टेस्टेड सबसे पहली कॉर्पोरेटर बनी, जहां मैं उस दिन नरेंद्र भाई का पहला फोन आया था, क्योंकि पूरे गुजरात की महिला कॉर्पोरेटर थी जिसको सुबह टिकट मिला और शाम को मैं जीत गई थी। तो चुनाव में कभी गई नहीं। चुनाव सबसे पहले 2009 में मैंने संसद का लड़ा। तो कॉर्पोरेशन का सफर अच्छा रहा। फिर कॉर्पोरेशन के सफर के बाद में 5 साल के बाद में जब लग रहा था मैं मेयर बनूंगी, मैं MLA बनूंगी, तो उस टाइम पे हम लोगों को घर पे बिठा दिया गया। नो रिपीटिशन फॉर्मूला में आगे बढ़ने का मौका हट गया। नरेंद्र भाई ने पूछा भी हम लोगों को एक बार कि क्या आप लोग नाराज नहीं है, लेकिन सच में मेरी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद मैं महिला मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी गुजरात में थी। और जिस तरह से नरेंद्र भाई और आनंदीबेन ने हम लोगों का ब्रॉटअप किया, जिस तरह से हम लोगों का जैसे संस्कार सिंचन किया, ट्रेनिंग मिला, तो 26 जिले और 7 महानगर में महिला सम्मेलन जो 1 लाख से 1.5 लाख की महिलाओं के बीच का था, वो करते करते हम लोग जब 2009 तक पहुंचे, तब हम लोगों को ये इलेक्शन वाली प्रोसेस में डाला था कि तो आपको पता चला कि कैसे है। तो मैं सक्षम हो गए। मैं पास वाले एरिया में गई थी कि जहां मैं जो लोग कॉर्पोरेशन संसद के चुनाव के लिए अपना जो कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो मैं भरूच में थी और भरूच में चुनाव लड़ते लड़ते मुझे सूरत का टिकट मिल गया। जिस दिन टिकट मिला उस दिन सबसे पहले रोना आ गया, क्योंकि सोचा था कि मैं MLA तक जाऊंगी, गुजरात तक सोचा था, वहां मैं स्कूल बोर्ड में भी रही, वहां मैं एक बोर्ड में भी रही वहां, तो आगे दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली मैंने देखा नहीं था। हाँ। तो सबसे पहले 2009 में चुनाव के बाद में आपका पहला चुनाव था। दर्शनाबेन, 30 साल कोई महिला को राजनीति में रहना बहुत लंबा समय है, और कभी कभी हमने देखा है कि महिलाओं को पुरुष से ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। आप जब इलेक्शन लड़े 2014 में, आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले 5,33,000, मीनिंग पूरे देश में कोई महिला नहीं थी जो आपके करीब भी आ सके जीत में। नहीं, 2009 में मैं 75,000 वोटों से जीती, और 2014 में जब हम लोगों ने ये सफर तय किया, तब उसके बाद में ये लोगों के बीच में जाना, उनके साथ में जो नरेंद्र भाई की सोच थी किस तरह से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद में ये हुआ। और उस टाइम पे ये सपोर्ट भी मिला कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना था। तो गुजरात के लोग और सूरत के लोग ज्यादा पसंद करते हैं उनको। जैसे हर 100 में से 75 वोट बीजेपी को मिला, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है हम लोगों का। और वहां से ये 2014 और फिर 2009 में भी 76% तक मेरा वोट शेयर रहा। लेकिन 2014 में 5,33,000 और फिर 2019 में 76% वोट शेयर लेना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार एक एंटी इनकम्बेंसी भी आता है जो आपके क्षेत्र में नहीं आया, और सूरत के लोग ने आपको ही चुना हर बार। नहीं, आता है। जैसे विधानसभा चुनाव में हमें संघर्ष करना पड़ता है। आपने जैसे पूछा महिलाओं का संघर्ष, तो मैं इतना अपने आप को लकी मानती हूं कि आनंदीबेन और नरेंद्र भाई के साथ में जो ट्रेनिंग हुई, तो हम लोगों को कंफर्ट जोन ज्यादा मिला गुजरात में। जिस तरह से उनकी सोच थी कि पेंडिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने अच्छे से उनका कनेक्ट किया। जो हम लोग संसद में आते थे, तो बाकी गुजरात से सिवाय और स्टेट के लोग को लगता था कि अच्छा, नरेंद्र भाई ने इतना तैयार करके भेजा, तो हमें 2009 में यहाँ की क्या करना था वो भी एकदम क्लियर था। 2014 के बाद में उनको देख देख के आगे बढ़ना था। तो ये संघर्ष तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि पुरुष प्रधान समाज में जो आपको, मुझे और कोई भी फील्ड की महिला को जो संघर्ष करना पड़ता है वो आता है, लेकिन हम लोग उससे बाहर निकल के अपने आप को अगर काम में ज्यादा अपने डेडिकेट करते हैं तो ये इसमें से बाहर निकल जाते हैं। दर्शनाबेन, सूरत के सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं, और कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ, सही में इससे आपके महिलाओं को फर्क पड़ा है? 2009 में जब मैं चुनाव लड़ी, हम लोग 2 सांसद थे, और उस समय पे सबसे बड़ा इश्यू था कनेक्टिविटी का, जो दिल्ली आने के लिए सिर्फ ट्रेन से था, एक ही ट्रेन थी। आज उस सफर तय करते करते सूरत का ग्रोथ, जो एक स्टेशन का ग्रोथ 0% से जो एक ही फ्लाइट थी 3 दिन आती थी, उसके बदले में आज 54 फ्लाइट से
और हर देश के हर एक शहर से जो जिसकी कनेक्टिविटी है, तो ये सफलता का ग्राफ रहा। जैसे रेलवे कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, जो जिस तरह से आज मैं रेल मंत्रालय में मैं मंत्री बन के आई हूँ, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुजरात का स्टेशन वही है। सबसे ज्यादा स्टेट से कनेक्ट होने वाला शहर गुजरात है, क्योंकि सूरत है, क्योंकि उनको मिनी भारत कहा जाता है। तो जहाँ बिहार, उड़ीसा, यूपी सब जगह से, तमिलनाडु से, साउथ से, पंजाब से लोग आते हैं, जिन्होंने जिनकी सबकी कर्म भूमि बनी हुई है। क्योंकि 3 बड़े जो उद्योग है, जरी उद्योग, डायमंड उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग, तो उनके साथ जुड़े हुए इश्यू के लेके हम आगे बढ़े। जब 2014 में नरेंद्र भाई ने जीएसटी डाला, तब वो जो कपड़ा मंत्रालय था जो आज मेरे पास है, तो उसमें भी काफी दिक्कतें आई। लेकिन उस समय अरुण जेटली जी ने, पीयूष जी ने, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने उसका हल निकाला, लोगों से बातचीत की। और जिस तरह से नरेंद्र भाई के साथ में गवर्नमेंट ने जो अप्रोच किया है कि अगर कोई भी इश्यू आता है तो उनका बातचीत से हल निकालो और उसका सॉल्यूशन हम ही देंगे। दर्शना बेन, वार्ड में काम करना बिल्कुल अलग होता है, और यहाँ दिल्ली में संसद में जब आप कोई भाषण या कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप इसका रिसर्च कैसे करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई भी समस्या को लेके यहाँ पे आना है, तो उनमें उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि उसको ठीक से अगर समझ ले तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और वार्ड में काम करने से ज़्यादा उसके साथ साथ जब मैं दिल्ली में आई, तो 2009 से 12 के बीच में स्मृति जी के साथ और 12 से 14 के बीच में महिला मोर्चा में सरोज जी के साथ, तो 4 साल यहाँ और 6 साल गुजरात में ज़्यादातर मैं महिलाओं से जुड़ी और संगठन से काम किया। तो जो इशू जो उनके पास थे, जो लोगों से कनेक्ट होने की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं समझती थी। गुजरात में और सूरत में भी ऐसा होता था कि जो हम लोगों की इशू है, तो मैं वहां तक हर एक मेरे क्षेत्र में जाना, उन लोगों के संपर्क में लेना, वो डेली होता था। तो उसके हिसाब से ये चलता रहा। दर्शना जी, गुजरात एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, विचित्र है एक ढंग से, जहां 2 सांसद फिर बढ़ते गए और हर एक महिला जिनको मौका मिला वो जीत के आती है। क्यों? नरेंद्र भाई ने जब पहली बार टिकट दिया ना सबको, तब भी ऐसा था। जहां उनका बेस होता है ना, 7 एमएलए बीजेपी विन होते हैं, वहीं महिला को टिकट देते हैं। किसी भी महिला का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो अपने अपने क्षेत्र में आगे खुद बढ़ी है, ऐसी महिला को वो आगे लाए। तो जैसे पहली बार 2009 में हमको 3 महिला को टिकट मिला, अध्यक्ष और महामंत्री दोनों को। हमने 100% रिजल्ट दिया, तीनों में से तीनों जीत कर आ गई। फिर वो 4 हुई। जब 2014 में उनको अपनी सीट खाली करनी थी, तो उन्होंने 1 को और दे दिया, तो 5 हुआ। 2019 में हम आगे बढ़ते गए, जिस तरह से वो 2000 में हम 19 में 6 हुए। आज जिस तरह से हुआ कि सबसे ज्यादा महिला मंत्री उन्होंने ही इस बार की मंत्रालय में लिया, जो हर एक कम्युनिटी से थे, हर एक क्षेत्र से, जो अपने अपने फील्ड में और अपने अपने राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी ज्ञाति से जुड़ी थी कि जहां से उनको पहली बार लाया गया। जैसे त्रिपुरा से कोई आई तो पहली बार, मैं गुजरात से जो आई, जो मेरी कम्युनिटी से, वो पहली बार। तो इस तरह का उनका जो फूलों का गुलदस्ता बनाने का जो उनकी सोच है कि हर कम्युनिटी से ही बनता है, तो वो कॉर्पोरेशन में भी तय होता है, वो विधानसभा में भी तय होता है और लोकसभा में भी होता है। और कॉर्पोरेशन का बेस जैसे हमारा पिरामिड होता है ना, जैसे मेरे कॉर्पोरेटर सब चुने हुए हैं, उसके बाद में एमएलए सब चुने हुए हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। जब पहली बार ये हुआ कि 2019 में हम लोगों को 5-6 टिकट कम मिली, तो हम लोगों को ऐसा होता है कि वहां हार्डवर्क करना है। जिस तरह से 2012 में हुआ था कि 12 सीटों में से वहां कॉर्पोरेशन पे कुछ नहीं था, सबको लग रहा था। राहुल जी ने भी इतना वहां आए, सूरत को हम लोगों ने सेंटर बना दिया कि यहां से कुछ हमको मसाला मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सब लोग गलत निकले। उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि जितने भी उनके लेफ्ट से वो हटा के बीजेपी को विन मिल गया। तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, ज्यादातर बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो बीजेपी से जुड़े हैं। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नेत्री। तो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स, डायमंड के जो फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल के जो काम करते हैं, महिलाओं को जो मौका मिलता है, उसके लिए क्या आपने एक रूपरेखा बनाया? क्योंकि कनेक्टिविटी तो एक चीज होती है, लेकिन व्यवसाय में लोगों को बहुत हाँ जी है। जो ईज ऑफ डूइंग की जो बात होती है, जहाँ पे उनको अच्छा सा माहौल मिले, जैसे कॉरपोरेशन जो अच्छी सुविधा दे रही है, लाइट, रास्ता, गटर, पानी, वो तो है, उसके साथ में 24 घंटे ये सब प्रोवाइड करना, उसको जो बिजनेस को चाहिए, जो पानी चाहिए, जो टेक्सटाइल को चाहिए, वो सब है हमारे यहाँ। टेक्सटाइल पार्क इतने सारे बने हुए हैं, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं पूरे देश का, दुनिया का, कि जो सूरत में ना बनता हो। ये नायलॉन हो, विस्कोस हो, मैनमेड हो, या तो जरी का काम हो, सब यहाँ बनता है। डायमंड की कटिंग पॉलिश 100 में से 90 डायमंड सूरत में बनते हैं। अब उनको ब्रांडिंग पे जाना है। जिस तरह से नरेंद्र भाई की सोच है कि अगर हमको दुनिया को मुट्ठी में करना है तो इंटरनेशनल ब्रांड तक पहुंचना चाहिए, तो ये सोच उन्होंने सूरत के व्यापारियों को दी है। जो उनको लगता है कि ये हमारी सोच कोई पूरी कर सकता है, तो नरेंद्र भाई कर सकते हैं। और दर्शना बेन, अभी आपको एक जिम्मेदारी और रेलवेज और टेक्सटाइल, इसमें क्या है आपकी भूमिका और कैसे आपके क्षेत्र के लोगों तक आप पहुंचाएंगे आपका काम? 2017 साल के बाद ये मिनिस्ट्री सूरत को मिली है। जब काशीराम भाई राणा थे तब वो थे। मेरी कम्युनिटी, जैसे पापा वाली मोरारजी देसाई के बाद में किसी महिला को यहाँ पे मिला, ओबीसी जो सबसे ज्यादा है, तो हमारी सब कम्युनिटी, सब लोग इतने खुश है। तो टेक्सटाइल तो मैं पूरे 12 साल करती रही थी, तो ये विषय मेरे लिए नया नहीं है। मैं और उसमें मेरा दे सकती हूँ इनपुट वगैरह, जो जानना है उसका रिजल्ट देना। कल ही हम लोगों ने एक रिजल्ट दिया, जिस तरह से हुआ कि विस्कोस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी थी, पीयूष जी को जिस तरह से कन्विंस किया, और हम आज वो फेवर में आया सूरत वाले लोगों के। डायमंड का भी ऐसा है। सबसे कोविड के टाइम में, पेंडेमिक टाइम में भी अगर कोई एक बिजनेस चलता था इंटरनेशनल मार्केट में, तो डायमंड वाला चलता था। तो इसका भी ऐसा ही है कि उनको भी बहुत सारा सपोर्ट जो चाहिए वो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी एक्सपोर्ट सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब सूरत में बनने जा रहा है। अगर ये नरेंद्र भाई नहीं लाते, जिसका ओपनिंग करने जा रहे हैं, आज मैं रेलवे मंत्रालय में हूँ, तो रेलवे का पीपीपी का मॉडल, जो सबसे बड़ा सूरत का हब बनने वाला है, जो सबसे, जैसे गांधीनगर में खुला उनके सपनों का स्टेशन, ऐसा सूरत में बनने वाला है। तो जिस तरह से कनेक्टिविटी सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं, रेलवे की भी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब बिजनेस को चाहिए, वो सब सूरत में कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीनों का मेल अच्छा है। दिक्कतें क्या है? अब तो ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि जितनी दिक्कत आती है हम लोग उनको सॉल्व करते जाते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि हम लोगों को 2-3 महीने लगती है कि ये दिक्कत है। बाद में जिस तरह से नरेंद्र भाई ने सरकार में जो अपनी सोच रखी है, बातचीत का माध्यम, वो बहुत अच्छा है कि कहीं पे भी जाओ अपने मंत्रालय लगते हैं। जैसे कल नितिन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी कि रोड पे हम लोगों को क्या विजन करना है। सबसे ज्यादा मंत्री इस बार यहाँ से मिले हैं, गृह मंत्रालय अमित जी के पास है। नरेंद्र भाई अपनी खुद की उनकी जो सोच होती है कि हर एक क्षेत्र के बारे में उनको कुछ ना कुछ पता होता है, तो हम लोगों को लगता है कि उनका ये मार्गदर्शन जो हम लोगों को मिलता है, तो वो चैलेंजेस जैसा लगता नहीं, हमें आसान तरीका लगता है कि विजन क्लियर है हमारे पास। 2024 है, 75 ईयर्स जो हमें आज़ादी के है, उनकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ नया आइडिया देना है। अभी जैसे हैंडलूम डे आया, तो मैं सबको लेके, सभी महिला सांसदों को लेके मैं दिल्ली हाट चली गई कि चलो हमें हैंडलूम को प्रमोट करना है। तो इस तरह से होता है कि कुछ भी बात में 75 जोड़ के हम लोगों के आज़ादी का अमृत महोत्सव जो तैयार करना है। और 2024 चुनाव से पहले जो ये 2 साल कोविड के हमारे खराब हुए हैं, तो उनको डबल गति से आगे बढ़ाना है। हमारे पास 3 साल है, 3 साल में हम लोगों को इतना टारगेट अचीव करना है, वो रेल मंत्रालय में हो या टेक्सटाइल में हो या मेरे शहर के लिए हो, तो हम करेंगे। कौन से महिला से आप स्वयं प्रेरित है, सोच विचार से आप प्रभावित हो, या जिनके जिंदगी से आपको प्रेरणा मिलती है, कौन है ये?
जिस तरह से बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले माँ होती है जो हमारी सहेली के रूप में हमारे साथ जुड़ती है। बाद में जब मैं गुजरात में पॉलिटिक्स में आई तो आनंदीबेन जो है तो माँ की भूमिका में वो आगे बढ़ी। दिल्ली में आए तो सुषमा जी थे जो उनका मार्गदर्शन मिलता था 2009 में। 2014 में ये रोल बदल के ऐसा आगे बढ़ा कि स्मृति जी जुड़ गई, उसके बाद में आगे बढ़े तो निर्मला जी जुड़ गई। तो ऐसा होता है। और जब मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ जो फोटोग्राफी करती थी कि राजमाता की खुद फोटो लेने की मुझे वो मौका मिला है। तो ये जो हम लोगों का आइकॉन होता है, हम लोग सोचते हैं वाजपेयी जी का जो आई कॉचिंग फोटो जो फोटोग्राफी के तौर पे मैंने लिया हुआ है वो किसी के पास नहीं होगा। उनकी 75th बर्थडे जो सूरत में सेलिब्रेट करके उनकी केक काटी थी उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास है। नरेंद्र भाई का लुक खुद जो ब्लैक एंड व्हाइट से इतनी व्हाइट वाली जो दाढ़ी तक वो पहुंचे हैं। तो एक बार उनकी बर्थडे के दिन मैंने उनको जो पूरा बना के दिया था तो उनको लगा था मैं ऐसा था। तो मतलब छोटे से नरेंद्र भाई जो हार्डवर्क करने वाले और वहां से आज जो अप टू डेट जो उनके कपड़े रहते हैं, जो सब हम लोग सोचते रहते हैं कि उनकी एक पर्सनालिटी हो गई है, तो उनका पूरा ग्राफ फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने देखा है। सुषमा जी के साथ ऐसा हुआ था कि एक दिन सुषमा जी और सोनिया जी साथ में थे और दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाला था। ऐसे एक फोटोग्राफ जो है तो बहुत सारी ऐसे मौके मिले कि जो फोटोग्राफी विजन से जो एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक पहुंची जिसमें सबका सपोर्ट रहा और उसके साथ में मुझे जो अचीव करना था मुझे काम करने में मजा आया। तो दर्शना बेन, जो आप राजनीति में नहीं थे, संसद में नहीं बैठे, आज मंत्री नहीं थे, तो आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे? नहीं, फोटोग्राफर तो नहीं बनना था। मैं अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती थी। मैं अच्छा कुक भी कर लेती हूँ। मुझे ऐसा था कि छोटा सा परिवार हो, उसके साथ हॉबीज आपके तो म्यूजिक करती रहती हूँ। ट्रैवलिंग का शौक होता है, जैसे घूमना फिरना परिवार के साथ में, जो अब कम हो गया 2009 के बाद में, फिर भी ये मौके चुरा लेती हूँ। और जब लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, जब 60 के ऊपर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आनंद हम लोगों को मिलता है ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलता है। जिस दिन मेरी शपथ विधि हुई, मेरे परिवार से कोई हाजिर नहीं था, वो लोग 5 दिन के बाद मुझे मिले। तो नहीं, जब मेरे लिए सरप्राइज था जिस दिन मैं मंत्री बनी। तो सूरत से तो कोई आ ही नहीं सकता, सब लोग सूरत में थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ अभी 15 अगस्त के बाद जाना है, तो सब लोगों को 5 दिन के बाद ही बुलाया। तो उसके पहले तो मेरा जैसे मंत्रालय में प्रवेश हो गया था, वो सब हो गया था। उसके बाद में परिवार से मिलना हुआ। तो 3 ग्रैंडसन है कि जिसके साथ में उसके साथ खेल के उसके साथ बाद जो 5 साल के हुए हैं, तो उनका ग्रोथ मैंने बहुत कम देखा। लेकिन 2 साल कोविड में उनके साथ रहने का मौका मिल गया और अब लग रहा है कि ये सब वापस दूर चलने लगा है, क्योंकि ये दोनों मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन लास्ट जो पॉइंट हम बोलते हैं कि कुछ विश बाकी रह जाती है कि कुछ बाकी है क्या, तो है ऐसी कि लड़की नहीं है। क्योंकि मेरा ग्रोथ जो हुआ है तो ऐसा हुआ कि मैं पापा की लड़की थी, उसकी लाडली थी, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मिला। जैसे पुरुष प्रधान समाज में 5 लोग थे जो मेरा कहा मानने वाले थे, डोमिनेटिंग में हो गई थी। पापा, एक ही भैया, हस्बैंड ने कहा माना, दोनों बेटों ने माना। तो अब ऐसा हो गया। लेकिन अब मेरी टीम बड़ी हो गई, 2 बहुएं आ गई है, तो हम लोग 3 हो गए। तो 3-3 का हम लोगों का मेल हो गया है। 3 ग्रैंडसन, 3 लेडीज हम लोग घर के, और विक्रम और उसके दोनों साथ आशय और प्रणय। तो पूरा परिवार हम लोग सिमट के रह गए। तो परिवार की खुशी मुझे स्ट्रेन देती है। आप अच्छा गुजराती खाना बनाते हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ। यहाँ पे भी ऐसा है, एक दिन नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय पे बोल दिया था कि महिलाओं का जब मेल था तब, कि वो अच्छी फोटोग्राफर भी है और आप लोगों को तो खाने बनाने का शौक होगा, खाने का शौक होगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता होगा, तो आप दर्शना जी को बोल दो, वो आपको अच्छा खाना खिलाएंगी। और लोकसभा में भी देखो, हम हर पार्टी के लोग जो गुजरात के खमन होते हैं, मैं यहाँ पे सबको, हम लोग लास्ट बेंचर जो है लोकसभा में सेंट्रल हॉल में ये खाने का कार्यक्रम करता है, मैं, मीनाक्षी, सुप्रिया जी। तो उस समय कोई पार्टी का वो नहीं रहता है, मतलब सौगत राय जी भी आके खाना खाते हैं, महुआ भी आती है। तो ये सब हम लोगों का जो खाने की वजह से, सूरत का जमन और काशी का मरण, तो सूरत की खाने की चीज के हिसाब से मुझे कुकिंग का शौक भी है और मैं फूडी भी हूँ थोड़ी। बहुत। मोरारजी देसाई और उनका जो लेगेसी रहा, सूरत के प्रति जो आपके निष्ठा के साथ आप काम करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या सूरत की महिलाओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गुजराती में?
ગુજરાતીમાં તો એવું જ કે મોરારજીભાઈ પછી ભલે હું પહેલી સાંસદ બની છું, પણ નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં એમણે મહિલાઓને જે સશક્તિકરણ આપ્યું છે અને જે મજબૂત બનાવી છે, અને એમની જે સોચ હતી કે તમે સશક્ત હશો તો અન્યાય સહન નહીં કરશો, તો એ સાયકલ સાથે જ ચાલતી હોય છે. એટલે તમે તમારી મનગમતી પ્રવૃત્તિ માટે 1 કલાક જરૂરથી કાઢો અને એમાં તમે એક્સપર્ટ બનો, અને એની સાથે સાથે પરિવારને બગાડ્યા વગર પરિવારનો સાથ લઈને તમે તમારા ફિલ્ડમાં આગળ વધો. आप शायद दर्शना बेन एक ही मात्र महिला सांसद है जिन्होंने बाइक रैली खूब चलाया इलेक्शन में, और वो फोटो बिल्कुल वायरल हो गया. रैलियां जब भी निकलती है तो कुछ नया करने का हम लोग सोचते हैं. तो ऐसा है कि हम लोगों को ये आदत है कि सूरत कस्मोपॉलिटन सिटी है, छोटा शहर है, तो वहाँ रास्ते भी छोटे हैं, तो वहाँ बाइक आसान हो जाती है. रूरल में भी ऐसा होता है, और लोगों को लगता है कि हमारे बीच हमारे जैसे सांसद है. तो ये बचपन से जो स्कूटर का ट्रेनिंग पापा ने दिया था, तो वो आगे बढ़ा है. तो अच्छी इसमें पॉलिटिकली भी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. अंत में नेत्री का लक्ष्य है कि महिला सांसद और उनकी कहानियां के साथ जो संघर्ष से प्रेरणा मिलती है, उनके प्रति आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार. और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन संघर्ष सबके लिए है, जैसे मेरे लिए है, शाइना जी के लिए है, और आप सबके लिए भी है. लेकिन अगर हम लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई की पूरी कार्यशैली देखेंगे तो उनसे हमें पता चलेगा कि कितने घंटे काम करना, अपना फोकस क्लियर रखना, अपना विजन क्लियर रखना, और हमारे देश के लिए कुछ भी करना, और हमको इसमें किस तरह से जुड़ना है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर सकते हैं, तो वो करने का थोड़ा सा समय जरूर निकालिए. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप. तो ये थी दर्शना विक्रम जरदोश की कहानी. आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. आज समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है, तभी हमारा देश सही मायने में शक्तिशाली और विकसित देश बन पाएगा. आज शो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां. मुझे अनुमति दे. नमस्कार. जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ. जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ. अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ. जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ. जाने कैसे सपनों
दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ। तो सपनों में खोई होगी अखियां, जो हमारी नायिका थी उनकी, लेकिन हमारी अखियां खो रखी, अखियां क्या, पूरा मन मस्तिष्क खोया हुआ है कि वो कौन सा दो समय जब हम कुछ काम नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम खोए हुए हैं अब तक। अरे नहीं, छोड़ो, ऐसा करो कि पहले जो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है थोड़ा सा वो पढ़ लो, उसमें तो कंजूसी मत करो ना नेहा। नहीं, कंजूसी तो कैसे कर सकते हम। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धन आवश्यक चीज है और पैसे कैसे खर्च किए जाए वो इस बात पर निर्भर है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, और धन के मामले में खर्च के बाद कितना बचाना है वो आप ही तय कर सकते हैं। मगर ये बचत आवश्यक कामों के लिए हो तो जरूर अच्छा है, मगर जब ये आदत कंजूसी में बदल जाए तो मुश्किल है, क्योंकि बचत भविष्य संजोने के लिए होती है, मगर कंजूसी वर्तमान में आवश्यक चीजों की कमी पैदा करती है और बाद में भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को जरूरत के हिसाब से बचत करनी चाहिए। और आगे वो लिखते हैं, बचत आज और कल खुशी देती है, जबकि कंजूसी ना आज आनंद दे पाती है ना कल। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बचत जो है भविष्य को संजोने के लिए होती है, लेकिन कंजूसी वर्तमान में आवश्यक चीजों की कमी पैदा करती है, या यूं कहें कि अभी हमें दिक्कत देती है। हाँ, है ना। और नहीं खरीदते, हम सोचते हैं कि बचा लें आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको जिस चीज के लिए आपने बचाया उसकी आवश्यकता ना पड़े, या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अतिरिक्त धन कहीं से मिल जाए, या वो चीज का भाव गिर जाए, मतलब बहुत सारे उसके संभावनाएं होती हैं। ऐसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि बचत या कंजूसी, दरअसल मेरा ये मानना है कि जितनी चादर उतने ही पांव फैलाने चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा तो आप कर्ज में डूब जाएंगे, और अगर आपके खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है, वैसे ऐसा होता कम है जी तो आप निश्चित रूप से बचत कर पाएंगे। वैसे कई बार ये भी देखा गया है कि हाथ में पैसा है लेकिन उसे खर्च करने की इच्छा नहीं होती, इसे ही कहते हैं कंजूसी। वैसे देखा जाए तो आय व्यय में संतुलन बनाकर ही खर्च करना उचित होगा। कंजूसी करना कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके पास पैसे हैं पर उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे और कई लोग ऐसे हैं जो उधारी लेकर भी घी के लड्डू खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, और आपके पास पैसे हैं और आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा। ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसे को खर्च करना चाहिए। जी हाँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो खर्चीले होते हैं, वो ऐसा आमतौर पर कहते हैं कि जितना पैसा खर्च किया जाएगा उतने ही पैसे आते जाते हैं, जितने आप रोक के रखेंगे उतने पैसे नहीं आते। क्योंकि पैसा भी सोचता है कि इनके पास तो है ही, अब आगे आने की क्या जरूरत है, चलो इनका तो काम चल रहा है। लेकिन बात बिल्कुल सही है हमारे साथी जो लिख कर भेज रहे हैं कि जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से ही आपको तय करना है कि किस पर खर्च करना है। कंजूसी की जहां तक बात है नेहा, जैसे कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कुछ ऐसी जरूरत है जैसे किसी मशीन को ठीक करवाना है या उसकी सर्विसिंग करानी है, उसमें हम टालते रहते हैं या ये सोचते हैं कि अरे जैसे कि अभी मान लो एयर कंडीशन की बात है, लगा हुआ है घर में और उसकी सर्विसिंग करानी है, लेकिन सर्दियों का महीना आने वाला है तो हम सोचते हैं कि अभी ठीक है ना, 6 महीना निकल जाएगा, पैसे बच जाएंगे, अगले साल एक साथ करवा लेंगे। तो उसमें कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है, और ऐसा भी होता है कि उससे बड़ा नुकसान, यानी कि जो सर्विसिंग में कुछ 100 में हो जाती, 200, 500, 1000 में होती, वो कभी मोटर या कुछ उसका और भी बड़ा इंजन वगैरह खराब हो जाता है, फिर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये आपको तय करना है कि क्या प्राथमिकता क्या है आपकी, है ना। और जैसे कि आप मशीनरी की बात करें तो सबसे बड़ी मशीन है मानव का शरीर, जिसकी मरम्मत करने में अक्सर कंजूसी की जाती है क्योंकि जब थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो सोचते हैं चलो निकाल लेंगे और इस तरह से निकालते निकालते जब बड़ी हो जाती है परेशानी तो एक साथ जाकर खूब सारा खर्चा करना, शरीर जो है वो बड़ी बीमारी निकाल देता है अपने शरीर में से, निकाल देता है, कहता लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए, है ना, वो गिफ्ट के तौर पर दे देता है। हाँ, और जैसे कि हम कभी कभी डॉक्टर का पैसा बचाते हैं, ऐसी दवाओं का पैसा बचाते हैं। कभी कभी कंजूसी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, समय की भी होती है, हम उसमें कंजूसी करते हैं। हाँ, तो जिन्हें हमें समय देना होता है उन्हें हम समय नहीं देते, और फिर बाद में बहुत सारा जब समय बच जाता है तो हम भले ही पड़े पड़े उसे गुजार देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, इससे अच्छा तो वहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन फिर वो सोचने में भी समय चला जाता है ना। ये बात बिल्कुल सही है, और हमारे बहुत अच्छे साथी लोग लिखकर और भी अच्छा भेज रहे हैं। ताते ताव पसारिए जाते लंबी साथ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बचत तो सबको करना चाहिए क्योंकि आपकी ये भविष्य निधि है। घर चलाने के लिए कंजूसी भी करना पड़ता है, कंजूसी किए बिना बचत होगी नहीं। पर कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती, जहाँ ज़रूरत है वह पैसा खर्च करें,
फिजूल खर्ची से बचें। तो ये भी एक बड़ा ही उलझा हुआ सा सवाल है कि कितना खर्च किया जाए और कितना नहीं किया जाए, कहाँ तक जाने से हम कंजूस हो जाते हैं और कहाँ तक जाने से हम फिजूल खर्च हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल है, लेकिन अगर आपका कोई किसी भी चीज़ का जो है ना विचार आपका बिल्कुल सुलझा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सबकी व्यक्तिगत जो भी आय है और जितने खर्चे हैं और अपनी सोच है, वो सबको आपको अपनी प्राथमिकता खुद तय करनी है ना। तो वैसे भी कोई भी, जैसे ये वाला जो दोहा है इन्होंने लिखा है लाइन ना, ताते पाँव पसारिए जाते लंबी सार, तो उसमें ये दोहा सच में पूरा तो यही है कि अपनी पहुंची बिचारी के करतब करिए दौर, तेते ताँव पसारिए जेती लंबी सौर। जी, तो ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना नेहा। तो बिल्कुल इसका मतलब कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपका सामर्थ्य है, जो आपकी पहुंच है, आप किस हद तक जा सकते हैं, उसे सोचने के बाद ही आप अपने कर्तव्य दिखाइए और जितने आप उतना ही पैर पसारिए जितना आपके चादर लंबी है, सामर्थ्य चादर है आपकी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर जो है ना कंजूसी वाली चीज जो है वो कहीं ना कहीं अपना मन मार के रहना, आपके पास है पैसे लेकिन आप मन मार रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचा रहे हैं, वो सब बहुत हद तक अब जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप आनंद में नहीं रह रहे हैं तो पैसे जो आप आय कर रहे हैं, उसके लिए जो श्रम कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है ना। तो सब कुछ हम अपने आनंद के लिए करते हैं। आप ये ना सोचिए कि हम पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बल्कि आप पहले तो ये समझिए कि आप किस लिए धन कमा रहे हैं। आनंद के लिए अगर कमा रहे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको खर्च करने में आनंद आएगा या बचाने में आनंद आएगा, है ना। तो हम भी एक गीत नहीं बचाते, गीत की एक गुंजाइश तो है, हम एक गीत चला लेते हैं और तब तक आपके सवाल का जवाब भी शायद हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी इठला के चलते हो, कभी बल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। कभी इठला के चलते हो, कभी बल खा के चलते हो। आंखों के जब मैं खाने खुले हैं, फिर तो आके पिएंगे दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया वाले। कभी इठला के चलते हो, कभी बल खा के चलते हो। अपने कैदी को देना रिहाई, ओ मुझे जीने न देगी जुदाई। अपने कैदी को देना रिहाई, ओ मुझे जीने न देगी जुदाई। तूने ऐसा कहा तो मुस्कुरा मुस्कुरा के तुझे छेड़ा करेंगे दुनिया वाले। कभी इठला के चलते हो, कभी बल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया वाले। हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले, दुनिया वाले। कभी इठला के
चलते हो, कभी बल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। तो ये गीत तो हमने सुन लिया और बड़ा साथ ही मजेदार, साथ बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जी। और बहुत सारी बातें भी हमारे श्रोता हमारे साथ बांट रहे हैं, जिसमें कई जगह पर ऐसा हो रहा है। देखिए, बचत करने वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बचत करना जरूरी है जी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त बचत करने वालों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, जैसे आपको सेहत की जरूरत है और आप पैसे बचा रहे हैं और आप नहीं जा रहे हैं, तो उसमें लेने के देने पड़ जाते हैं। इस पर हमारी बात हो रही है। बिल्कुल, हमारे इसीलिए तो साथी लिख रहे हैं कि बात हो रही है बचत की, तो बचत हो या कंजूसी की, लेकिन भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी बचत करने के लिए ऊंचे सपने देखने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और एक साथी और लिख रहे हैं कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, है ना, तो अतः कभी कभी किसी की होड़ न करें और जितनी आमदनी है उसका कुछ अंश अवश्य बचाएं, जिससे कि विपत्ति के समय या भविष्य में आवश्यकता होने पर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ये तो बहुत जरूरी है। हमारी साथी ने ऐसा लिखा था, जिनका कमेंट निकल गया सामने आगे से। वो कह रही हैं कि उनके घर में 2 लोगों के पास फोन में सुविधा है इंटरनेट की, तो उन्होंने उनसे इंटरनेट ले लिया है और साथ में वो इस्तेमाल वाईफाई कर लिया, मतलब वाईफाई कर लिया जी, तो उसको इस्तेमाल करती हैं। तो अब वो बचत में आता है कि कंजूसी में आता है? तो ये जो एक सवाल है, ये तो आता है अक्लमंदी में कि क्या बात है, वो तो यूं भी चले जाने वाला है, एक महीने के अंदर वो खत्म होने वाला है, इतना इस्तेमाल नहीं है जी, आप भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना, है ना जी। तो बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से करने में अक्लमंदी है, तो इस तरह से हमें भी उम्मीद है कि आप जरूर, अक्लमंदी तो आप करते रहते हैं, लेकिन बात फिर होती है कि बचत की जहां तक बात है कि हमें अपनी एनर्जी हो चाहे कोई भी चीज हो, उन सबको समझदारी से खर्च करना चाहिए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना नेहा, समय की जैसे हमने बात की, ऐसे ही आप अपना देखें कि आपका जो ऊर्जा है किसी भी काम को करने में कितना आपको व्यय करना है। कभी कभी जो काम कम में हो सकता है उसको भी हम जबरदस्ती फैला कर करते हैं, तो उसमें थोड़ी कंजूसी करना बहुत जरूरी है ना। तो समय की बचत करने के लिए कंजूसी अगर आप करते हैं तो वो अच्छी बात है, और साथ ही अगर आप बोलने में कभी कभी कंजूसी करते हैं जहाँ नहीं बोलना है, क्योंकि जहाँ नहीं बोलना है वहां बोलने से बहुत ही अतिरिक्त शब्द हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पहले तो हम गुस्से में बहुत सारा बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको समझाने में फिर हमें बहुत सारा बोलना पड़ता है, फिर मनाने में बोलना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। उसमें केवल देखो तुम्हारे शब्द नहीं खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है, दिमाग खर्च होता है, तो ये सारी चीजें आप समझिए कितनी मूल्यवान है। तो हमें क्या खर्च करना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल, तो हमें बचत करनी चाहिए कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर खर्च भी करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी अगर आप चुप रह जाते हैं या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो वो बहुत विस्फोटक भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान फिर जैसे शुरू में ही हुआ आपको खुद रखना है। बिल्कुल, और ध्यान रखना पड़ेगा समय का भी, जो कि खर्च हुए चले जा रहे हैं। हम रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं पर उसमें कंजूसी भी नहीं चल रही है जी। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।